हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के लेक्चर 2 कराने वाले हैं और लेक्चर 1 हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट तैयार किया गया है क्लास 9 का, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी से करते हुए, ठीक है, आज हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को देखेंगे, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को देखेंगे, ठीक है। चलिए, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 है, ठीक है। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी, ये सब डेट याद रखिएगा, ठीक है। उनकी उम्र केवल 20 साल थी। उनका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। राजरोहण के समय उन्हें राजकोष खाली पाया। उन्हें देखा कि ये राजकोष है, वो गद्दी है, वो खाली है, ठीक है। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, इसलिए सारा संसाधन खत्म हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल जो फ्रांस के पेरिस में है, वो वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, ठीक है। वो जो राज दरबार की शानो शौकत जो थे, नौकर चाकर, उसके लिए जो फिजूल खर्चा होता था, उनका बोझ अलग था, ठीक है। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन ने आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे जो वहाँ का मुद्रा था, ठीक है, लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था, ठीक है। जो इस युद्ध में चले फ्रांस 10 अरब लिवरे से अधिक कर्ज और जुड़ गए, ठीक है। और उससे पहले 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। जो कर्जदाता थे वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी समाज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सोना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, ठीक है। इन सब के कारण वो करों में वृद्धि के लिए वो बाध्य हो गई, ठीक है। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था, ठीक है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बट गया था। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही साधारण ही कर अदा करते थे, ठीक है। जो वहाँ फ्रांसीसी समाज जो 3 गुट में बटा था, 3 स्टेट में,
उसमें से केवल तीसरे स्टेट जिसमें गरीब लोग आते थे, किसान मजदूर वो सब आते थे, और वही लोग केवल कर्ज अदा करते थे। ठीक है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। ठीक है। चित्र 2 में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी लोग थे। ठीक है। प्रथम स्टेट था जो 3 गुट में था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो प्रथम में था पादरी वर्ग, द्वितीय में था कुलीन वर्ग, और तृतीय में देखिए कौन कौन थे। ठीक है, ये थे, देखिए तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। ठीक है, ये थे बड़े व्यवसायी जो तृतीय स्टेट में ये सब लोग आते थे। ठीक है। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, आई सब केवल कर्ज अदा करते थे। ठीक है। चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो फ्रांसीसी समाज के जो आबादी था, ठीक है, उसका 90% केवल किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन जो जमीन था वहाँ का वो किसानों के पास नहीं था। ठीक है, वो भूमिहीन थे। लगभग 60% भूमि 60% जमीन का कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। ठीक है, जो 60%, ठीक है, 60% जमीन, 60% जो जमीन था वो कुलीन, चर्च, 60% जो जमीन था वो कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। ठीक है। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। ठीक है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार थे। ठीक है, जो जन्म से प्राप्त है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये दोनों लोग कर नहीं देते थे। ठीक है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से समानती कर वसूलते थे। ठीक है, समानती कर मतलब धर्म के नाम पर भी वसूलते थे। ठीक है। किसानों ने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाओं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ये जबरदस्ती काम कराते थे। अपने खेत में और सैन्य सेवाओं में, काम में, सड़क निर्माण में सहयोग करते थे, लेकिन कुछ देते नहीं थे। बस एक बार खाना देते थे, वही बस। ठीक है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, चर्च भी किसान से करों का एक हिस्सा जानते, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा कर था, उसका एक हिस्सा टाइद,
टाइद जानते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। ये धार्मिक कर थे। टाइद एक धार्मिक कर थे जो धर्म के नाम पर चर्च लोग लेते थे, ठीक है। ऊपर से तीसरे स्टेट का तमाम लोग, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोग सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष करता है, जो सरकार को दिया जाता था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। और उस ये वाला दे के और भी कर था जो देते थे, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर का नाम, अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुएं पर लगाया जाता था। देखिए, ये तो कहीं भी नहीं छोड़ा, नमक पर भी टैक्स लगा दिया, तंबाकू पर भी लगा दिया, जो वस्तुएं उस पर भी लगा दिया। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता का वहन करती थी, ठीक है। जनता का शोषण करती थी। देखिए यहाँ नए शब्द हैं, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1774 में समाप्त कर दिया। लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा है वो 1794 में समाप्त कर दिया। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, ठीक है। यह स्टेट था वो क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज के सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। जो स्टेट था वो वर्गों में विभाजित करने वाला एगो स्टेट था, ठीक है। पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट था, ठीक है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह। चर्च मतलब चर्च के विशेष कार्य, जैसे पूजा पाठ, पंडित लोग, ठीक है, वही थे प्रथम वर्ग में, ठीक है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। टाइद था वो चर्च द्वारा, पादरी वर्ग द्वारा वसूल किए गया वाला कर था, ठीक है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से का बंटवारा होता था। यह था जो एक कृषि जो उपज था उसका 10वां हिस्सा का बराबर होता था, जानते हैं। यह एक कर उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कितना ज़्यादा होता था देखिए। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, ठीक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस चित्र को, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए वहाँ पर जूम करते हैं, ठीक है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ, ठीक है, ये मोटू सेठ है, ये किसान जो सब कुछ लाता है, ठीक है, सब कुछ लाता है। और ये है सो केवल मोटू सेठ ही केवल कुर्सी पर बैठल है, ठीक है। और इसको एक नज़र तक भी नहीं देखता है, इतना गिरा हुआ इंसान है ये, ठीक है। क्रियाकलाप यहाँ देखिए नीचे, क्रियाकलाप बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। बताइए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो मकड़ा होता है वो अपने जाल में ही पड़ा रहता है, वहाँ किसी से जाता नहीं है, वहाँ से छोड़कर जाल को वहाँ चिपका रहता है। और मक्खी है सो वो भटक के
वो अपना रस उस लाता है, ठीक है, जमा करता है और खिलाता पिलाता है, उसी से चित्रित किया गया है। देखिए ये बहुत बड़ी सीख दे रही है। तो ये कुलीन व्यक्ति मकड़ा है, किसान मक्खी। देखिए कुलीन व्यक्ति जो मकड़ा है, बैठा है केवल, और किसान मक्खी है। और ये देखिए चावल का बोरी है, शायद ना तो धन है ये लगता है। शैतान को जितना दो, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। देखिए चित्र 3 में मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्तीर्ण चित्र, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। जीने का संघर्ष। आइए चलते हैं जीने का संघर्ष। वहाँ जीना कितना कठिन था, कैसा था, ठीक है। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, ठीक है, 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है, 2.8 करोड़ हो गया। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, ठीक है। जो तुलना था पहले से उत्पादन में, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। जो पाव रोटी था वहाँ का फेवरेट डिश था, ठीक है, वहाँ उसकी पाव रोटी की कीमत तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। घटने लगा तो वो बढ़ने लगा उसका दाम। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, ठीक है। वो दिन भर खटते थे और उनकी मजदूरी कितना होगा, कैसा होगा, सब उसके मालिक तय करते थे, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ नहीं दिया जाता था और घंटों 13, 14, 15, 20 एक दिन भर खटाता था, लेकिन दाम अपने हिसाब से देता था, ठीक है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं चढ़ पा रही थी। जो मजदूरी था वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ पा रही थी, उससे कम ही कमा पा रहा था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बेहतर हो गई, स्थितियाँ तब बद से बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। ओले से प्रकोप, ओले जो बारिश के समय गिरता है ओले, और वो फ्रांस है, वो बर्फीली एरिया है, वहाँ ओले गिरता है ना, तो पैदावार पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इससे रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है। ये फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है। नए शब्द हैं यहाँ, देखिए नए शब्द। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम है, अनाम जिसका अर्थ है जिसका नाम मालूम नहीं है, अनाम जिसको मालूम नहीं है, ठीक है। और जीविका संकट का मतलब होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीविका रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए। जिसको जीने के लिए सबसे न्यूनतम जैसे खाना पीना वो ही संकट में पड़ जाए तो जीविका संकट कहलाता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें और इस चैनल में जुड़ने का प्रयत्न करें, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा और कमेंट अवश्य करें, हमें कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।